नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। हम हाजिर हैं संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ हम आपको दिखाएंगे कि आज दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, खेल संघों को बनाया जाएगा पारदर्शी, अगले साल अप्रैल से सभी सुझाव ऑनलाइन किए जाएंगे। विपक्ष के भारी विरोध के बीच राज्यसभा में समान नागरिक संहिता पर निजी विधेयक 2020 पेश। 4 राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए 4 विधेयक लोकसभा में पेश। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से जुड़े विधेयक। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही सामान्य रूप से जारी रही। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने अपने सवाल पूछे, जिसका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। उसके बाद शून्यकाल की शुरुआत हुई। इस दौरान सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दों को सदन के पटल पर रखा। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। नियम 193 के तहत भारत में खेलों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जवाब दिया। इसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल पर सदस्यों ने अपनी बात सदन के पटल पर रखी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मेडिकल कॉलेज की स्थापना, पासपोर्ट मेले, तटीय पर्यटन परियोजना, हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, कैंसर के मामले, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, पोषण अभियान से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। इस दौरान सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में बन रहे मेडिकल कॉलेज से संबंधित सवाल पूछा, जिसका जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कैंसर से जुड़ा सवाल पूछा। अपना मेडिकल कॉलेज की जो अभी निर्धारित सीटें हैं उन्हें और बढ़ाने पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, देश के स्टूडेंट को देश में ही एमबीबीएस एजुकेशन लेने का अवसर मिले, उसके लिए 2014 से लगातार प्रयास हो रहा है, ताकि देश के युवा हमारे विद्यार्थियों को विदेश में जाके पढ़ने की नौबत ना आए। और इसलिए भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सीट भी बढ़ाई है, कॉलेज भी बढ़ाई है। और देश में 2014 में हमारे पास जो कॉलेज थी उसमें बढ़ा के आज वो डबल की ओर पहुंच गई है। जो पहले जो सीट थी उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। एमबीबीएस की 2014 में 44,000 सीट थी, वो बढ़ा के आज 96,000 यानी कि 1 लाख तक आने आई है। सतना मेडिकल कॉलेज में भी सीट बढ़ाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जो वहाँ व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम अवश्य सीट बढ़ाने की अनुमति देंगे। The government is having a planning to start cancer detection center and initial care service in the rural primary health centers in the country, especially easy to detect earlier stage cancer in breast and prostate. माननीय सदस्य ने बहुत ही कैंसर के बारे में जो चिंता जताई है, मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि ज़रूर कोविड के कारण कुछ संख्या कम हुई है। बिकॉज ऑफ कोविड कैंसर के पेशेंट का स्क्रीनिंग हो या ट्रीटमेंट हो, उस टाइम में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन आफ्टर कोविड स्क्रीनिंग भी बढ़ गए हैं और लगातार HWC हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, जो कि आपने कहा कि ग्रामीण में हो या शहर में हो, ये सेवाएं बढ़नी चाहिए। सो कीपिंग इन दैट व्यू सर, वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर 1.5 lakh health and wellness centers throughout the country, and through that we are providing the very good screening services. So our aim is to provide and concentration on screening. सर, आज हमने देखा जाए तो HWC के थ्रू लगभग 16 करोड़ ओरल कैंसर के डिटेक्शन किए हैं, 8 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर
एंड 5.53 करोड़ का सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हुआ है। ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्ली डायग्नोसिस पे हम काम कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया। निचले सदन में वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच में 4,36,000 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए मंजूरी मांगी गई। श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पहला बैच को दर्शाने वाला एक विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं वर्ष 19-20 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। सरकार ने तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने वाले 4 विधेयक लोकसभा में पेश किए। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। मुंडा ने कर्नाटक के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश चौथा संविधान संशोधन विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश पांचवां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया, जिसके माध्यम से इस सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन के सामने रखा। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था का मुद्दा लोकसभा में उठाया। वहीं बिहार से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने युवाओं में नशे से जुड़े मुद्दे उठाए। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया। कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर। अभी 24 घंटे नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार को। सर आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर, और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। पूरे बिहार में नौजवानों का जो एक बड़ा तबका है वो बर्बाद हो रहा है सर। वहाँ सूखा नशा में सर गांजा, ड्रग्स, नशीली इंजेक्शन, सॉल्यूशन, व्हाइटनर इत्यादि पूरे गिरफ्त में आ गई है सर। वहाँ पर बिहार सरकार ने नशाबंदी लागू कर रखा है सर, मगर उनके गलत नीतियों की वजह से नशाबंदी पूरे तौर पर बिहार में लागू नहीं है जी। भोजनावकाश के बाद नियम 193 के तहत खेलों को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका पर चर्चा कल के बाद आगे शुरू हुई। आज चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। वहीं नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमें इस पर काम करने की जरूरत है कि अंतिम पायदान पर जो प्रतिभाएं हैं उन तक हम खेलों के आधारभूत संरचनाओं को पहुंचा सकें। वहीं बसपा सांसद रितेश पांडे ने कहा कि खेल के क्षेत्र में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दैट across the party, irrespective of our color, creed, religion, party, etc., we should have a threadbare introspection into this aspect and try to find out, to explore
the ways and means so as to strengthen our sports sector in the country. Even Dhyanchand Singh of our country, who had earned the laurels in the world of hockey, India still can boast of him. So certainly there is no dearth of talent in our country. मानव के समग्र विकास में खेलों की अहम भूमिका रही। खेल मनोरंजन के साधन और शारीरिक दक्षता पाने के एक माध्यम के साथ साथ लोगों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और उनके बीच के संबंधों का अच्छा बनने में भी सहायता करते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर खेल के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों ने राष्ट्र को हमेशा ही गौरवान्वित किया। ये बात तो सही है महोदय, लेकिन मैं मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना होगा। किस तरह बढ़ाना, किस प्रकार हम गांव के अंतिम छोर पर बैठे उस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को आगे ला सकें जिसके पास वित्तीय संसाधन नहीं है, इस हेतु हमें सोचना होगा। चाहे वो देश में सामाजिक स्थिति हो, चाहे विश्व स्तर पर अपने नाम को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने की एक चेष्टा रखने का काम हो, भारत रखता है। स्पोर्ट्स इन चेष्टाओं को हकीकत का रूप देने के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और जरूरी पड़ाव है जिसमें हमें अपने आप को स्थापित करने की जरूरत है। लेकिन आज इसकी सच्चाई हमें इससे पता चलती है कि क्रिकेट को छोड़ करके कोई ऐसा दूसरा खेल नहीं है जिसमें भारत पहले तीसरे स्थान पे हो। यहां तक कि हॉकी और अन्य स्पोर्टों में भी अभी हम चौथे स्थानों पर बैठे हुए हैं। The training for races begin about 6 months prior to competition and huge amount of required the payout. The annual maintenance and routine repairs of also not back to any state fund and they run huge amount in liability. Honorable Chairman, sir, despite the financial liabilities, the organizers continue to arrange the boat race due to the enthusiasm of public and tourist alike. Boat race is also symbol of national integration as people gather and encourage and congregate of the large numbers of living behind race, religion, gender and class to experience the spirit of boat race. रांची के अंदर क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर वह खेल गांव बना, खेल के लिए, खेल के प्रशिक्षण के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। मैं जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हमारे युवा खेल मंत्री प्रश्रय दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो झारखंड की सरकार है, अभी गुजरात के अंदर नेशनल गेम हुए, मेरे को दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हमारे खिलाड़ी गुजरात गए खेलने अक्टूबर में, उनके लिए ड्रेस कोड जो था, न उनको ट्रैक सूट मिला, न जूते मिले, न कोई सुविधा मिली, सेरेमोनियल किट तक नहीं मिला और 13 मेडल हमारे झारखंड के खिलाड़ी जीत के आए। ये हमारा हौसला है, हमारे बच्चों का हौसला है। कबड्डी ये सब छोटा छोटा खेल हम लोग बच्चे पे बहुत खेलते थे और खेलने के दरम्यान में स्कूल लेट जाते थे तो पिटाई भी होती थी। आजकल तो एक छड़ी लगेगा तो उसके बाद गार्जियन पहुंच जाएगा। हम लोगों को ये सब चीज को अनुभव होता था कि कैसे हम लोग जीवन को अपने ढंग से डाले हैं और उससे बहुत बड़ी है कि खेल से दिमाग भी तेज होता है, शक्ति भी बढ़ती है, हिम्मत भी बढ़ती है और हम अपने स्थान को कभी न कभी अच्छे काम के लिए लगाने में तत्पर रहते हैं और ईमानदारी इसमें सबसे बड़ी चीज है। और आदिवासी लोग जाति, इस अनुसूचित जाति, इन लोगों को ज्यादा स्थान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग जीवन का जो इस स्थान है वो बहुत संघर्षपूर्ण होता है और वो जो खेल खेलता है बड़ी मजबूती से खेलता है। आज पूरे देश में खेलो इंडिया लगभग 15-16 से शुरू हुआ और आज भी खेलो इंडिया के तहत हर क्षेत्र में हम लोग भी देख रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र में काफी उसका लोगों ने इंतजाम किया है और काफी लोग उसमें भाग ले रहे हैं और देश दुनिया में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे को भी उसमें मौका मिल रहा है खेलो इंडिया के तहत। उसमें मेरा एक अनुरोध है कि जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, इसमें कहीं खेलने के इंतजाम, फील्ड का इंतजाम नहीं है। हाई स्कूल है तो पंचायत लेवल पर हर जगह कम से कम एक स्टेडियम का इंतजाम होना चाहिए। प्रखंड लेवल पर 2-2, 3-3 स्टेडियम का इंतजाम होना चाहिए, कोचेज का इंतजाम होना चाहिए। लोकसभा में नियम 193 के तहत भारत में खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत और सरकार द्वारा उठाए गए कदम विषय पर पहले से जारी चर्चा पूरी हुई। चर्चा पर जवाब देते हुए युवा और खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगले वर्ष 1 अप्रैल से सभी खेल संघों के संबंध में सुझाव ऑनलाइन किए जाएंगे और उन्हें पारदर्शी बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुरूप आज देश में दूर दराज के खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिल रहा है। 2014 से पहले इकट्ठा हुआ था नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में, वो मात्र 27 करोड़ था, जो अब हमने 300 करोड़ किया है, और असिस्टेंस को बढ़ाकर भी 52 करोड़ रुपया खिलाड़ियों के लिए कर दिया है पिछले 8 वर्षों में, जो अब तक की अभूतपूर्व है। और 88 करोड़ रुपया हमने टॉप्स के लिए भी इसके माध्यम से दिया है, साई के लिए, और 158 करोड़ रुपया पूर्व चैंपियनों को भी हमने अलग अलग तरीके से मदद करने का काम किया है, और 30 करोड़ रुपया डिस्पर्स किया है टॉप्स के खिलाड़ियों को आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस के रूप में, जो जेब खर्च के रूप में मैंने बात की पिछले कुछ वर्षों में 2015 के बाद। और हम यंग एथलीट्स की अगर बात करें तो इसके लिए भी 125 करोड़ रुपया 2014 के बाद भारत सरकार ने खर्च किया है, जो आज तक का सबसे ज्यादा खर्चा किया गया है। पारदर्शिता हमने अपने काम में भी, खेल संघों में भी लाए हैं। खिलाड़ियों की भूमिका खेल संघों में भी बढ़ रही है, और जो हमने टॉप स्कीम शुरू की है, इस टॉप्स के अंदर जो मिशन ओलंपिक सेल है सर, उसमें पूर्व खिलाड़ियों को ही सदस्य रखा गया है। वो ही पूरा उसको देखते हैं और वही उसमें अपने सुझाव देते हैं। इसकी रेगुलर मीटिंग हर दूसरे महीने होती है, और इस पे लगातार वर्चुअल और फिजिकल मीटिंग, 6-7 तारीख को दिल्ली में फिजिकल मीटिंग थी। तो मैं ये अश्योर करना चाहता हूं, भारत सरकार अपनी ओर से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही। भारत सरकार ने हर संभव प्रयास किए कि खेलों को आगे बढ़ाएं। शुक्रवार का दिन लोकसभा में 3:30 बजे से निजी सदस्यों के कार्य का दिन होता है, जिसके तहत आज कई निजी विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा पेश किए गए निजी विधेयक लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2022 पर आज विचार किया गया। इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा हो। इस विषय के बारे में हम बहुत सकारात्मक चर्चा करें। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सारे पॉलिटिकल लोगों को चुनावी घोषणा करने का भी अधिकार है, लेकिन एक चौकट के अंदर रहकर ही हमको करना पड़ेगा, क्योंकि देश के तिजोरी में जो पैसा आएगा उसी में से हम खर्चा करने वाले हैं। इस देश में ऐसा कोई भी पूंजीपति चुनाव नहीं लड़ेगा कि भाई ठीक है पैसा कितना भी आना हो आए, अगर कम पड़ेगा तो मैं मेरे तिजोरी में से दे दूंगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है, दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ। जो विकसशील देश में कहीं हुआ होगा तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन भारत देश में ऐसा होने की संभावना मुझे कम दिखाई देती है। इमेजिन द सिचुएशन ऑफ 1948 और 50 और 52 interim government was there, then the first Lok Sabha was held in 52 and the government came. Throughout the country, it was Congress government. Throughout the country. In 57, there was little change, but from 52 or from 47 till 57, it was only Congress. And they decided we should have multi-party system. They decided, taking other school of thought, other people's opinion into consideration, the constitution makers made that this is the provision of a national party and of a provincial party or a state party. ये बिल हमारे जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, अगर ये बिल पास होगा, ये सिस्टम को खत्म करने का कोशिश होगा। ये बिल पास होने से देश में तानाशाही बढ़ेगा। दुनिया में जैसे चाइना अभी भी है, और कुछ देश है जहां पे वन पार्टी सिस्टम है। तो मुझे तो लग रहा है अगर ये बिल, ये वन पार्टी सिस्टम जो उसके तरफ हम लोग जा रहा हो क्या, क्योंकि हमारा देश का संस्कृति है जत मत तत पथ, जितना मौत है उतना भी पथ है। तो विभिन्नता हमारा संस्कृति का अंश है। लेकिन ये बिल में जो कहा गया, ये नेशनल पार्टी होने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए एटलीस्ट लोकसभा में 1/1 मेंबर होना चाहिए। प्रेजेंट लोकसभा में अभी जो मेन विपक्ष है मेरा पार्टी का भी 1/10 मेंबर नहीं है।
और हम लोग को विपक्ष का दर्जा भी, जो ऑफिशियल विपक्ष, ऑफिशियल विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला। जो संविधान के निर्माता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथी, बड़ी सोच समझ के हमने ये संसदीय प्रणाली उन लोगों ने इस देश को दी है। अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में क्या होगा? अभी आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है, गुजरात का रिजल्ट आने के बाद कल से कैसा मीडिया में चल रहा है कि पूरा एक पार्टी ने स्वीप कर दिया पूरे देश में, जैसे कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, कोई नेता है ही नहीं। अरे 3 जगह आपकी सरकारें थी, गुजरात में भी आपकी सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में भी आपकी सरकार थी और दिल्ली कॉरपोरेशन में भी आपकी सरकार थी। 2 जगह आप हारे, 1 जगह आप जीते, लेकिन नैरेटिव ऐसा आप बना रहे हैं कि देश में विपक्ष बचा ही नहीं है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात होगी राज्यसभा से। जिंदगी अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी हो सकती है। रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा, समझा। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। सभापति जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट किया कि संबंधित नियमों के तहत हर मुद्दे पर सदन के पटल पर उठाया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सदस्यों के सभी सुझावों का स्वागत है। सभापति ने यह भी कहा कि वह लोगों की इच्छा को व्यक्त करने के लिए आधी रात तक सदन चलाने के लिए तैयार हैं। There is no issue which can't be raised according to rules. We must exemplify our conduct that can be emulated. I am here to assure you that expression of any nature will find vent. It cannot be in the ad hoc fashion. If an honorable member was to rise here suddenly, raise an issue, reach a conclusion that a view has been taken, that will not be very fair to the office I hold. I am available to the members every day from 10 a.m. and thereafter during the House and up to late evening hours. I would always welcome any input from the honorable members, accommodate them. If in the ballot a matter of urgency has been left out for one reason or the other. सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सदन के नेता, विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को नियमों के तहत पूरा सम्मान दिया जाएगा। Can you imagine my pain? I am getting input from everyone all over the country. What happens here? You will get from select category, I will get from everyone. As an exceptional situation, I gave the honorable member 30 seconds. I hope he would make his input. We are not to ignite things. We have to douse fire everywhere. If we become the epicenter of it, where it will lead us? Leader of the House, leader of the opposition.
We have the former Prime Minister. I have declared on the floor of this House that these three honorable gentlemen, one of them is not here, Dr. Manmohan Singh, if they rise, I will not look at the rule book. I said so in your presence. And all of you have access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side or from them. But if you start making it the way you are doing it, you are entitled. Do it in my chamber. Do I take it now that we will exemplify our conduct to a level that everyone will say, yes, upper house is a role model of decorum, discipline. It is a theater for dialogue, debate, deliberation and discussion. उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज शुरू होने पर सबसे पहले भाजपा के किरोड़ीमल मीणा ने भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश किया। एमडीएमके के वाइको सहित विभिन्न विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को संविधान विरुद्ध करार देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ से इसे सदन में पेश करने की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया। उच्च सदन ने 23 के मुकाबले 63 मतों से निजी विधेयक को पेश करने की अनुमति दे दी। I move for leave to introduce a bill to provide for the constitution of the National Inspection and Investigation Committee for preparation of Union Civil Code and its implementation throughout the territory of India and for matter connected therewith or incidental hereto. संविधान के आपने शुरू में सर कहा था कि अगर संविधान के अनुकूल कोई बात है तो उसको रखने से, इंट्रोड्यूस करने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन संविधान के अगर प्रतिकूल है तब तो उसे रोका ही जा सकता। आपको इसे अलाउ भी नहीं करना चाहिए थे और इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। This kind of extremities should come and spoil the democratic fabric of this country. I sincerely request honorable member to please withdraw and keep way for all the healthy minds to go on like this. At this stage, to cast aspersions on the government. Please be brief. To cast aspersions on the government, to use the names of the very members of the Constituent Assembly to try and criticize this bill at the introduction stage is uncalled for. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने आम लोगों से जुड़े मुद्दों को सदन के पटल पर रखा। मान्यवर, शॉर्ट सर्किट एक ऐसी समस्या बन गई है कि आज कोई भी बिल्डिंग उसमें सुरक्षित नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी गोदामों में, कारखानों में आए दिन आग की घटनाएं सुनने को मिलती हैं और उसमें अरबों रुपए की हमारी संपत्ति की क्षति होती है और बहुत बहुमूल्य जाने जा रही हैं। तो मान्यवर, मैं चाहूंगा इस विषय पर सरकार चिंता करे कि कैसे आज ये बढ़ती हुई जो आगजनी की घटनाएं हैं इन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है और इसके लिए सरकार संज्ञान लेने का काम करे। Some of the policies of the government, sir, with one-size-fits-all approach, example applying TOD, the transit-oriented development, which has come in recently, an increase in FSI 4 times just to make a metro financially feasible, with absolutely no regard as to the carrying capacity of that particular city. And what is the kind of water and infrastructure which goes along with it, which is required. This will make our cities grossly unhealthy and non-livable. So we have to stop this as of now, and the time is now, sir. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारत चीन व्यापार संबंध के साथ दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित सवाल पूछे गए। What are the steps that the government is taking to reduce the trade deficit between India and China, and how the PLI measures and the schemes would really help in terms of reducing this trade deficit, and what is the expected forecasted trade deficit in the next few years? How this government has, through a number of initiatives today, focused its attention on promoting Make in India. Sir, we have introduced production-linked incentive schemes where between semiconductors,
where we are giving 76,000 crores, and 24 other sectors where we will be giving as Government of India 1.97 lakh crores as support to Indian industry. For the first time, such large measure of support at the central government level to promote domestic manufacturing, make our manufacturing competitive and start reducing imports from China. भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है, पर मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भारत में प्रतिदिन कितना दूध उत्पन्न होता है और कितना दूध बिकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट उसमें होती है, किसानों को इसी से नुकसान है। मिलावट कोई जानबूझ के नहीं करता है। मिलावट के बारे में जानकारी जैसे ही कंज्यूमर अफेयर्स में या कोई डिपार्टमेंट में आती है तो मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका कार्रवाई करता होगा। अवश्य उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी से हमारी व्यवस्थाएं काम करती होंगी, लेकिन अगर माननीय सांसद महोदय को कोई विशेष जानकारी है कि कहां मिलावट हो रही है, कौन कर रहा है, तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। विधायी कामकाज के अलावा सदन में कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले। यहां नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही पलों पर। डॉक्टर वी सदाशिवम, शिवदासन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, and I know, I don't believe in Shakespeare who says there is nothing in name. Everything is in name. Shivdasam. Yes. The pronunciation is the matter, sir. Go ahead. He is Dasan of Shiva. सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी।